थैंक यू सर। गुड इवनिंग विवेश। गुड इवनिंग सर। आपके विवेश नाम का मतलब क्या है विवेश? सर ये हिंदी के अनुसार वी उपसर्ग से बना है। और ये वी हिंदी प्लस है, ये तत्सम है, तद्भव है कि क्या है ये? सर ये तद्भव होना चाहिए। और जैन लिटरेचर के अनुसार इसका मतलब ब्राइट होता है। संधि विच्छेद कीजिए कैसे? वी प्लस वेश, जो विशेष वेशभूषा धारण करता है, विशेष आवरण वाला है, उसको विवेश बोला जाता है। इसका पहले आपने क्या मतलब बताया? सॉरी सर, पहले क्या मतलब बताया था आपने इसका? जैन लिटरेचर में ब्राइट वर्ड मतलब इसके लिए सिलेक्ट किया उन्होंने। और हिंदी के अनुसार मतलब संधि विच्छेद करके ही अर्थ है। बाकी हिंदी में बहुत कम प्रयोग में हुआ है ये शब्द। केजी मार्क्स से आपका क्या संबंध है? सॉरी सर, केजी मार्क्स से? केजी मार्क्स कस्तूरबा गांधी मार्ग? कस्तूरबा गांधी मार्ग सर आइडिया नहीं है, सॉरी। आपने हाइड्रोकार्बन में एमटेक किया है? एमटेक किया है सर। अच्छा, आपके ये जो बायोडाटा आपने डिटेल दिया हुआ है, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है? आपने 11th किया है 2004 में, बीटेक 12th किया है सर। 12th किया है 2004 में। उसके बाद से बीटेक आपने किया है 2011 में? यस सर। और उसके बाद से एमटेक आप 2011 में। एक्चुअली ये डुअल डिग्री कोर्स था, तो इट वाज 5 डिग्री कोर्स, 5 ईयर कोर्स। और आई वाज एडमिटेड इन 2006। 2006 में। तो कस्तूरबा गांधी मार्ग कभी गए होंगे? सर सुना है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये कहाँ पर है। दिल्ली में है? दिल्ली में। क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन से किया है, तो इस पे बताइए, भारत सरकार कुछ कर रही है? यस सर। सर हाइड्रोकार्बन में दो है, कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन और एक नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन है। कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन में जो पेट्रोल, डीजल, जो कन्वेंशनल नेचुरल गैस, ये सब है। तो इसमें एक इंटरनेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल, दोनों लेवल पे काम चल रहा है। लाइक इंटरनेशनल लेवल में हमारा जो इसका रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, उसके लिए हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपना जो इम्पोर्ट्स है उनको। और डोमेस्टिक लेवल पे लाइक प्राइस वगैरह को डीरेगुलेट करना, इसलिए मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करना, या फिर जो पेट्रोल डीजल जो कन्वेंशनल है उनको कुछ हद तक उनका कंजम्पशन कम करते हुए जो नए रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके लेवल पे भी काम चल रहा है। नॉन कन्वेंशनल अगर हाइड्रोकार्बन के लेवल पे देखें हम, तो जैसे शेल गैस की जो टेक्नोलॉजी है, कोल बेड मीथेन है, इस लेवल पे भी हम दो वो पॉलिसी लेवल पे काम चल रहा है, पर उस पर भी हम इन फ्यूचर कौन काम कर रहा है पॉलिसी लेवल पे? आप जो भी बता रहे हैं इस पर। सर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो बहुत बड़ा हो गया ना। मैं इसीलिए पूछा कि हाइड्रोकार्बन पे भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम क्या तो अम्ब्रेला हो गया, उसके तहत कोई एजेंसी बनाई होगी, चाहे कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे काम होता होगा। सर एजेंसी का मुझे ध्यान नहीं है। ओके। आप पढ़ाई अपने कहाँ से की? सर मेरा स्कूलिंग तो मेरे होम टाउन में ही हुआ है, निमका थाना, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन IIT रुड़की से हुआ है। सीकर? यस सर। सीकर में कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस बताइए, कौन कौन से हैं? सर सीकर में अगर हिस्टोरिकल पैलेसेस के लेवल पर देखें तो एक गणेश्वर जगह है जहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति का जो उत्खनन हुआ है उसमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल लेवल पर देखें तो यहाँ पर तांबे की दरीबा नाम से एक खान भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो सीकर महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है वो लोक देवताओं के लिए काफ़ी फेमस है, लाइक खाटू श्याम जी, जीन माता का मंदिर, शाकंभरी का मंदिर, हर्ष मंदिर, ये सब सीकर की मुख्य विशेषताएं हैं। खाटू श्याम का इतिहास क्या है? सर इतिहास के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो क्यों लोग जाते हैं पूजा करने? खाटू श्याम है कौन? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। आपके IIT रुड़की की स्थापना कब हुई थी? सर 1847 में। उस समय इसको क्या बोलते थे? उस टाइम पे सर इसको थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दिया गया था। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ और? सर इससे पहले इसका एक दूसरा नाम था। किस साल स्थापित हुआ था? 1847 में। ओके। 1856 में इसको थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दिया गया था। इससे पहले का नाम मुझे ध्यान में नहीं है। IIT कब बनाई है?
2001 में। और इमिनेंस का स्टेटस इसको कब दिया गया? सर इसका नहीं पता है मुझे। मोटो क्या है आपके इंस्टीट्यूट का जहाँ पे आपने 5 साल बिताए? सर इट्स श्रमम विना न किमपि साध्यम, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। नहीं, अंग्रेजी नहीं, श्रमम विना, हिंदी माध्यम है ना? यस सर। और भाषा आपका है? हिंदी है सर। और हिंदी भाषा है। हाँ, श्रमम विना न किमपि साध्यम। साध्यम है साध्यते? साध्यम, साध्यते सर कंफर्म नहीं। अच्छा, अभी जो हंगामा हो रहा है सीए पे, जी सर। शाहीन बाग में, तो आपको वहाँ पे बुलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको भेजा हुआ है और बोला है कि आज ही के दिन इसको रिजॉल्व करके आना है, और आप जो भी बोलोगे वो गवर्नमेंट पे भी बाध्यकारी होगा। ओके, ठीक है ना? आप जो भी बोलोगे, बोल दो कि ये गलत है तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बोलोगे कि नहीं, अब गवर्नमेंट नियम बना दिया है तो ये मानना पड़ेगा, भले एट्रोसियस ही है, तो आप जो भी बोल दोगे मान लिया जाएगा। आपका स्टैंड क्या होगा, कैसे समझाओगे? सर इसमें मेरा स्टैंड ये होगा कि प्रोटेस्ट करने का राइट उनका फंडामेंटल राइट है, प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जैसे संविधान ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके तहत लगाए हैं, उसके तहत लोक व्यवस्था बनाए रखना भी मेरा संवैधानिक उत्तरदायित्व और जॉब का भी उत्तरदायित्व है। तो मेरा पहला प्रयास यही होगा कि उनको समझाकर उन्हें कोई ऐसी जगह मुहैया करवाई जाए जहाँ पे वो अपनी बात पूरी तरह से रख भी सके और लोक व्यवस्था भी प्रभावित नहीं हो। जैसे फिलहाल शाहीन बाग के आसपास की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। नहीं, मैंने क्वेश्चन स्पष्ट किया कि आप जा रहे हो एक दिन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्पष्ट बोला है कि आपको जाकर वहाँ पे या तो ये समझा देना है कि ये सही है, या ये समझा देना है कि उनसे समझ कर आ जाना, और आपको सिर्फ ये मैंडेट देना है कि भाई ये सही है या गलत है, और आप एक वन लाइनर बोलिएगा, गवर्नमेंट को उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी, आपको मानकर, फाइनल वर्ड मानकर। सर ये सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, मैं उसके साथ ही रहूँगा और उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो उनका जो। क्यों सही, कैसे है ये सही? इसलिए सर ये रिलीज ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो संविधान के मूलभूत भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है। सर संविधान का जो धर्मनिरपेक्षता का जो आयाम जो संविधान में स्थापित है, वो भारतीय नागरिकों के लिए है, दो इट इज़ डिबेटेबल। ये अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या वो भारत के बाहर के जो नागरिक हैं उनके ऊपर लागू होता है कि नहीं होता है। तो अगर इसके ऊपर अगर ऐसा कोई आता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी के लेवल पे अगर हम जैसे मुस्लिम्स को, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी डिसाइड करेगा। अभी तो जो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया उसकी बात की जा रही है। गवर्नमेंट रूल बनाती है, हर चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा ना। लोकतांत्रिक देश है, नियम इसको बनाना है। यस सर। सर इसमें जैसे इस्लाम धर्म के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको शामिल नहीं करने का एक सबसे बड़ा तर्क ये है कि जिन 3 देशों की बात की गई है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तर्क जो भी, आप उससे सहमत है कि नहीं? नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तर्क से, जो गवर्नमेंट का तर्क है उससे आप सहमत नहीं है? नहीं, इससे सहमत हूँ, लेकिन मैं मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि हाँ, अगर इन फ्यूचर अभी कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो वो प्रोग्रेसिव रूप में स्थापित किया जाता है। हालांकि अभी हमने कुछ माइनॉरिटीज़ को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन इसके रिजल्ट्स देखने के बाद में अगर भविष्य में हमें लगेगा तो हम उनको भी शामिल कर सकते हैं। आपने जो है IIT रुड़की से पढ़ाई की है, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आपने अपना स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि आज हमें रोज़गार की ज़रूरत है, और जैसा सरकार भी चाहती है कि आप रोज़गार मांगने वाले ना बल्कि रोज़गार देने वाले बने। तो मुझे लगता है कि आप इतने क्वालिफाइड हैं तो आपको तो अपना स्टार्टअप करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? सर निश्चित रूप से ये एक ऑप्शन था मेरे लिए, लेकिन सिविल सर्विसेज में आने का मेरे 2 रीज़न थे। एक तो पर्सनल लेवल पे भी था और प्रोफेशनल रीज़न भी था। पर्सनल लेवल पे ये था कि जैसे मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो उन्होंने एजुकेशन लेवल पे कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, जो लूप होल्स थे, जो कमियां थी एजुकेशन सिस्टम में, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक जो मैंने घर पे देखा उसको एक वाइडर इम्पैक्ट मैं सोसाइटी में डालना चाह रहा था। इसके अलावा मैंने 1 साल जब प्राइवेट MNC में काम किया तो एक सोसाइटल टच जो मिलना चाहिए वो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मेरे लिए ज़रूरी है, जो मैं वहाँ प्राप्त नहीं कर पा रहा था।
दूसरे लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो ये सबसे बेहतरीन जॉब इंडिया के पर्सपेक्टिव में मानी जाएगी और इसमें हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का पूरा मौका मिलता है, इसलिए मैंने ये सर्विसेज को ऑप्ट किया। चलिए, अच्छा बताइए, सरकार जो है बहुत सारी स्कीम चला रही है रोज़गार के लिए, जैसे एक स्कीम है स्किल्स इंडिया, लेकिन जितने लोगों को ट्रेंड कर रही है उस हिसाब से जो है रोज़गार नहीं जनरेट हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? सर, रोज़गार नहीं जनरेट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि पिछले दशक में अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रोथ हुई है वो मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हुई है, जो काफ़ी हद तक लेबर इंटेंसिव जॉब्स क्रिएट नहीं किया है। तो अगर हम जैसे अभी जो हमने पॉलिसी बनाई है कि अगर हम एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम प्रयास करें तो लेबर इंटेंसिव जॉब्स हम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जैसे आप स्पेसिफिक बताऊं आपको, तो जैसे मानिए डाइट है, न्यूट्रिशन है, तो सरकार तो बेसिकली लोगों को कोर्स करा रही है, डिप्लोमा करा रही है डाइट और न्यूट्रिशन में, और हेल्थ में बहुत सारा गैप है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारा रोज़गार भी है, लेकिन लोग ट्रेंड होने के बाद भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्यों? सर, इसमें एक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके बीच में गैप देखने को मिल रहा है। इसलिए जो स्किल्स प्रोवाइड करवाने के बाद भी जॉब में। चलिए, अच्छा, आपकी हॉबी जो है कुकिंग है। यस सर। अगर आपको एक स्टार्टअप शुरू करना हो कुकिंग से, तो क्या करना चाहेंगे आप? किस तरह का स्टार्टअप करेंगे आप? सर, मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए एक स्टार्टअप करना चाहूँगा, जिसमें मैं एक मीडिएटर की भूमिका में रहूँ, जिसमें जो फार्मर्स है उनके थ्रू एक वैल्यू चेन डेवलप करके मैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित करूँ और इसके अलावा इसकी मार्केटिंग करके न केवल डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनली भी उनको सेल करने की कोशिश करूँ। आपको पता है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है 2 तरह का होता है, और इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देती है? FSSAI प्लस FSSAI। सोच लीजिए। सर, श्योर नहीं हूँ मैं इसमें। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है आपने कभी कंज्यूम किया है? नहीं सर, कभी कंज्यूम नहीं किया। Yes. और कुकिंग में क्या पसंद है आपको, क्या बनाते हैं आप? सर, रेगुलर लेवल पे तो अगर एक डिश को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो कढ़ी चावल मुझे काफ़ी पसंद है। बाकी बनाने के लेवल पे एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूं, तो वेजिटेरियन का जो भी रीजनल फूड है वो सब मैं बना। कढ़ी चावल का जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है क्या होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज क्या होता है उसमें, कढ़ी चावल में? सर, एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट चावल में, राइस में काफ़ी ज़्यादा होता है। एक आइडियल जो फूड होना चाहिए, यस, उसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का क्या कंपोजिशन होना चाहिए? सर, कंपोजिशन एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। सर, थैंक यू सर। आप सीकर जिले से आते हैं। Yes, sir. कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम बताइए अपने यहाँ से। है सर, सीकर जिले के साहित्यकारों के बारे कोई में साहित्यकार नहीं वहाँ पे? नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, हिंदी साहित्य विषय आपने लिया है, इसका कोई विशेष कारण है? यस सर। क्या? सर, इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, दूसरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है। जो मेरे नाना जी वो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए रहे हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी का जो मार्किंग पैटर्न मैंने स्टडी किया, तो उसके हिसाब से मुझे ये ठीक लगा सब्जेक्ट की, जो मुझे सिलेक्शन दिलवा सकता है, इसलिए मैंने सोचा। पर्सनल इंटरेस्ट था आपका हिंदी साहित्य में, और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी साहित्यिक है। तो राजस्थान से साहित्यकार तो कुछ पता ही होंगे, सूर्यमल मिश्र का नाम सुना है आपने? नाम सुना है सर। क्या, किस तरह की रचना का लेखन करते थे? सर, इसके बारे में नहीं पता है। तो एंकरिंग की है आपने बहुत सारे कवि सम्मेलनों की। यस सर। अशोक चक्रधर जी का नाम सुना है? यस सर। उनकी कोई किताब या पुस्तक ऐसा कुछ लिखा हो उन्होंने पिछले वर्षों में? सर, किताब का ध्यान नहीं है, हम हास्य रस लिख के बारे में लिखते हैं वो, पर किताब का मुझे ध्यान। कोई 2 पंक्ति सुनाइए आप उनकी लिखी हुई। सर, उन्होंने यूनिकोड के बारे में लिखा है। सबको प्यारी अपनी भाषा, कंप्यूटर से जगी आशा, हिंदी की
सर एग्जैक्ट लाइन नहीं पता है मुझे। कोई बात नहीं है। इस बार का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? सर नहीं मालूम। ये बताइए कि हिंदी में तुलसी का जो साहित्य है, अगर उसको हम देखें तो नारी चेतना के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी या जइहों अवध कवन मोहलाई, इसके बाद भी तुलसी को क्यों साहित्य में पढ़ा जा रहा है? मुझे तो लगता है इसको पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार की उनकी चेतना है। क्या विचार है इस पे आपका? सर तुलसीदास जी ने ये एक आयाम है जिसको नकारात्मक रूप से तुलसी का देखा जाता है, लेकिन उनके सकारात्मक पहलुओं पर देखें तो उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, जो अकाल का मुद्दा है, ये आज भी प्रासंगिक देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने न केवल समस्याओं को उठाया है, अकाल का मुद्दा कहाँ आ गया तो गोस्वामी तुलसीदास में? ये सर उन्होंने कलयुग वर्णन में इसकी चर्चा की है। क्या कहाँ पे चर्चा की है? ये उन्होंने कवितावली में सर इसकी चर्चा की है। कौन सा दोहा पद है, छंद है? सर छंद मुझे याद नहीं है। संदर्भ बता दीजिए। सर उन्होंने किसानों की जो स्थिति है उसके बारे में लिखा है कि मतलब कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। एग्जैक्ट संदर्भ सर मुझे नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, आप एंकरिंग वगैरह करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम में, और टीवी पे देखते हैं कि रियलिटी शो जो आते हैं उसमें बहुत से बच्चे काम करते हैं, तो इसको पूरी तरह से क्यों नहीं बैन कर दिया जाना चाहिए? अभी तक ये क्यों जारी है? देखते हैं आप। यस सर इसको प्रोफेशनल लेवल पे हमने बैन भी किया है कि अगर कोई बच्चा काम करता है और उसके बदले में अगर पैसा लेता है तो वो गैरकानूनी माना जाएगा। लेकिन हम कला को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ये बच्चों का टैलेंट है जो हम डेवलप करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको हमने सकारात्मक रूप में लेते हुए इसको लागू किया है। अच्छा, आपने कई हास्य सम्मेलनों में एंकरिंग का काम किया है। अभी सबसे मतलब जो हाल ही में आपने कभी किया हो ऐसा कोई, कहाँ पे किया? सर ये कॉलेज टाइम के बाद में तो नहीं केवल किया। कॉलेज टाइम में ही आपने किया? या फिर जो इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था, सामर्थ्य इंस्टीट्यूट, उसमें भी कभी कभी ये हो जाता था, मतलब काम किया गया था। अच्छा, एक आप प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वर्तमान समय में साहित्यकारों का वो प्रभाव जनता पे क्यों नहीं रह गया है? जबकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब कोई साहित्यकार अपील करता था तो जनता मूवमेंट में शामिल हो जाती थी। आज के समय में तो हम नाम भी नहीं जानते हैं बहुत से लोग। क्या वजह है इसकी? सर इसका जो सबसे बड़ी वजह है वो कि 90s के दशक के बाद में जब ग्लोबलाइजेशन का आगमन हुआ तो इसके बाद में मनोरंजन के विकल्पों की संख्या बढ़ गई है। लाइक अभी सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से मनोरंजन के विकल्प आ जाने से कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो कम हुआ है। इससे तो और साहित्य का प्रसार ही हुआ है, कहानियाँ लोगों तक पहुँच रही मोबाइल के माध्यम से, और सीरियल्स बन रहे हैं उनके, और Yes, पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, तो इससे तो लोकप्रियता बढ़नी चाहिए। सर निश्चित रूप पे अब इसका जो प्रयोक्ता वर्ग है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो वो समूह है वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत छोटा है। जैसे स्वतंत्रता काल के टाइम पे जो एकमात्र जो संचार का जरिया था वो न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं ही थी, लेकिन अब विकल्प बढ़ गए हैं, तो जिसके कारण से निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा कमी आई है। क्या समाज ने साहित्यकारों की उपेक्षा करनी चालू कर दी है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। साहित्यकार खराब लिखने लग गए हैं? नहीं सर, ऐसा दो में नहीं। से कोई एक स्थिति तो होगी। सर पहुंच मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है कि साहित्यकारों की रचनाएं प्रयोक्ता वर्ग तक पहुंच नहीं रही हैं। कि अभी जैसे सोशल मीडिया पे इस पे प्रयास किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू इसको पहुंचाया जाए। लाइक अभी जो नई किताबें आ रही हैं तो अभी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया के थ्रू उनके प्रयोक्ता वर्ग को बढ़ाया जा रहा है, तो ये अभी सुधार भी हो रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है सर, थैंक यू सर। बीएस यस सर। हिंदी साहित्य आपका रहा है, तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का हिंदी साहित्य था और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो हिंदी साहित्य बना है उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? सर
विषय वस्तु के स्तर पर भी डिफरेंस है और शिल्प के स्तर पर भी डिफरेंस है। विषय वस्तु के स्तर पर देखें तो स्वतंत्रता के समय जो परिस्थितियां थी उसमें राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य थे वो काफ़ी साहित्य पर हावी थे। लेकिन जब स्वतंत्रता के पश्चात के बाद का जो साहित्य लिखा गया उसमें देश की जो समस्याएं थी, लाइक कि मजदूरों की समस्याएं हुई, गरीबी जो रही उस दौरान, वो साहित्य में विशेष रूप से देखने को मिला। जो शिल्प के स्तर पर अगर हम देखें तो गद्य का विकास इसके बाद में हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में वैचारिक लेवल पे गद्य का विकास हुआ और साहित्य में गद्य के रूप में निबंध लेखन, कहानी लेखन या उपन्यास लेखन में भी चेंज। बीबीएस इसको एग्जाम्पल से बताओगे जो ये बता रहे हो? यस सर। स्वतंत्रता से पहले जो दोनों एग्जाम्पल दिए कि उसमें कृषकों पे, फ्रीडम मूवमेंट पे राष्ट्रवादी चीज़ें विचारधारा ज़्यादा थी साहित्य में, और बाद में राष्ट्रवादी विचारधारा के जगह पे प्रॉब्लम पे फोकस किया गया। तो एग्जाम्पल से बताओ, ऐसी कौन सी 2 किताबें बताओ सारे संदर्भ से फिट बैठती हैं, जिसको पढ़ो, जिसके बेसिस पे तुम्हें रेफरेंस निकाले। सर, भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ काव्य जो स्वतंत्रता के दौरान लिखा गया था, और स्वतंत्रता के पश्चात का अगर हम देखें तो समानांतर कहानियाँ जो लिखी गई हैं वो शहरी मध्य वर्ग के केंद्र में। कोई ठोस एग्जाम्पल दो सर। इसके अलावा एग्जाम्पल मेरे को नहीं ध्यान। बाद वाले में आज़ादी के बाद से जिस पे मजदूरों पे बहुत फोकस करके लिखा हो, जो बता रहे हो कि मजदूरों पे प्रॉब्लम पे फोकस किया गया, वैसे 1-2 रचनाएं। सर मुझे भी ध्यान में नहीं है। ठीक है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, 12th में आपका PCM भी रहा है। यस सर। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी इस पूरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में और 12th में जब मैथ भी थी आपके पास, तो जीरो का बहुत प्रचलन है। जीरो से प्रशासन में आप क्या सीख सकते हैं? सर, जीरो से हम ये सीख सकते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है। अगर कोई चीज़ ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आ रहा है, या कोई भी स्कीम अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या कोई भी हम समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो शुरुआत हमारे जीरो से होती है। अगर समाज में कुछ भी स्थापित नहीं है तो हम उसको जीरो से स्थापित करेंगे, या फिर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत जीरो से ही करनी है। लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो तो जीरो से चलता नहीं है, वो तो पूर्ववर्ती योजनाएं उसी में सुधार करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें जीरो कहाँ है? सर, नई शुरुआत भी की जाती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। जैसे अभी हम देखें बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि जीरो से ही शुरुआत हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल लेवल पे इतना बड़ा सपोर्ट मिलके हमने इतना बड़ा कदम उठाया, तो जीरो से ही शुरुआत मानी जाएगी। चलिए, जीरो से ही आगे उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। यस सर। अभी मोदी जी न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। यस। न्यू इंडिया और इंडिया, जो हमारा इंडिया और न्यू इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? सर, न्यू इंडिया और इंडिया के बीच में एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये होगा कि न्यू इंडिया में जैसे अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं, तो न्यू इंडिया होगा उसमें जो हमारा जो सबसे युवा पॉपुलेशन है जिसको रोज़गार की ज़रूरत होगी उसको रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा हम इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके साथ में हम चलेंगे, जिसमें न्यू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी अभी बजट में इसके लिए शामिल किया गया है। क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहे हैं? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आना, 5G का आना, ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। तो इसके तो अब जितने साइंटिस्ट हैं वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि इसका अगर मैक्सिमम यूज़ किया गया भविष्य में तो ये मानव के लिए खतरा पैदा करेगा, जबकि आप कह रहे हैं कि इससे हमको फ़ायदा होगा। सर, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी दोनों एस्पेक्ट खोलती है। इसके सकारात्मक पहलू भी होते हैं और नकारात्मक पहलू भी होते हैं। हमें नकारात्मक पहलुओं को न्यूनतम करते हुए सकारात्मक पहलुओं की ओर जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर आया था तो ये विवाद उस टाइम पर भी आया था कि कंप्यूटर मानव को रिप्लेस कर देगा, लेकिन आज हम देखते हैं इसके डायमेंशंस इतने खुल चुके हैं, इतना डाइवर्सिफाई फील्ड हो चुका है कि कंप्यूटर ने जॉब्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया है बल्कि क्रिएट करने में भूमिका निभाई है। अच्छा, दिल्ली में पिछले 2 दिनों में कुछ आपत्तिजनक घटनाएं हुई हैं। यस सर। उससे आप परिचित हैं? यस सर। सपोज दैट इस घटना के दौरान आप दिल्ली के मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, और ये घटना घटित हुई, आप घटना स्थल पर पहुंचे घटना को संभालने के लिए, टैकल करने के लिए, और आपके साथ एसपी भी हैं और फोर्स भी है। यस सर। लेकिन सडनली भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने एसपी को गोली मार दी,
और एसपी को जब गोली लगी तो बाकी पुलिस वाले भी भाग खड़े हुए। आप अकेले एज ए मजिस्ट्रेट वहाँ पर बचे हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर निश्चित रूप से जो भीड़ है उसका मैं अकेला सामना नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुरंत जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क मेरे पास तुरंत रूप से उपलब्ध होगा, आसपास से मैं तुरंत फोर्स बुलाने की कोशिश करूंगा ताकि भीड़ को टैकल किया जा सके। कि निश्चित रूप से डीएम होने के नाते मुझे भीड़ को टैकल करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जिस प्रकार अगर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है पुलिस एसपी को गोली मारे जाने से, अगर वो मेरे साथ भी होता है तो वो चीज़ और भयंकर रूप से सामने आएगी। ओके, थैंक यू सर। Okay, Vivesh, not me but you. यस सर। Why I am asking you for? नो सर। आपने NSS किया है ना? यस सर। What is NSS? एनएसएस नहीं किया सर मैंने। अच्छा, this is National Scholarship Scheme. यस सर। और NCC की है? एनसीसी की है सर। NSS का मोटो है Not me but you. And what is the motto of NCC? यूनिटी एंड डिसिप्लिन सर। Unity and discipline. Okay. So अभी आप लोग बात कर रहे थे 2022 में हमें न्यू इंडिया पाना है। यस सर। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो टारगेट सेट करते हैं वो बड़े फिजिबल नहीं हैं। अब इंडिया से न्यू इंडिया 2022 में 2024 में हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जाना है। इसी तरह जो लक्ष्य हैं, आपको क्या लगता है ये फिजिबल है या ऐसे लक्ष्य बताए जाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? हम जो टारगेट रखते हैं वो एक तो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे जो समय सीमा है हमें लगता है कि काफ़ी कम है। यस सर। पर फिर भी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जानबूझकर एक टाइम लिमिट को रेट करते हैं। इसके पीछे की फिलॉसफी, इसके पीछे का मोटो क्या हो सकता है? सर जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि अगर हम टारगेट बड़े सेट करते हैं तो लक्ष्य बड़ा होता है, तो उसके अनुपात में हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसी लेवल पे बढ़ती भी है। जैसे उदाहरण में अगर जब 175 गीगावाट का जब रिन्यूएबल एनर्जी में टारगेट सेट किया गया था तो वो काफ़ी अनफिजिबल लग रहा था, लेकिन अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो वो टारगेट हम अचीव भी कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा टारगेट रखने पे इम्प्लीमेंटेशन भी उसी अनुपात में होता है। तो अच्छा, मैं आपके इंडिविजुअल उस पर आऊँ, आप अपने टारगेट कैसे सोच करते हो? बड़े टारगेट रखते हो या छोटे छोटे टारगेट से आगे बढ़ते हो? सर दोनों तरह के टारगेट्स रखता हूँ। एंड विच वन यू फील बेटर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए इंडिविजुअल? सर मुझे दोनों में लगता है कि बैलेंस बनाते हुए दोनों से प्रोग्रेस की जा सकती है। अच्छा, अभी एक देश के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ और लोगों ने दिल्ली के जलने से लेकर और फूड स्कैरसिटी सबकी बात कर दी। इतना बड़ा आयोजन, इतने एक्सपेंडिचर, क्या इम्प्लीकेशंस है इसके? निश्चित तौर पे सर इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। हालांकि ये ट्रिप अचानक से प्लान की गई थी, लेकिन जैसे मोदी जी का कार्यक्रम जब अमेरिका में हुआ था, हाउडी मोदी, तो वहाँ पे जो हमारे जो इंडियन जो डायस्पोरा है उससे मनी कलेक्ट करके उसको यूज़ किया गया था। भारत में ये क्रिटिसिज्म डेफिनेटली बनता है कि अगर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा है जिसको कहीं और बेटर यूटिलाइज किया जा सकता था। लेकिन अगर हम इसका दूसरा डायमेंशन देखें तो अगर अमेरिका और भारत के रिश्तों में मजबूती आती है और उससे हमें अगर आर्थिक लाभ होता है या हमारे सुरक्षात्मक लाभ होते हैं तो निश्चित रूप से जो भी लागत आई है उसको हम बेहतर तरीके से भुना पाएंगे। पर नहीं लगता कि जो अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो बहुत जल्दी अपनी बात भूल जाते हैं और किसी के साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं? जैसे देखिए, कई बार कश्मीर के मुद्दे पे मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। काटसा सुना है आपने? काटसा? यस सर। क्या है काटसा? ये लॉजिस्टिक समझौता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। मैं काउंकासा नहीं पूछ रहा हूँ। सर अमेरिका और इंडिया काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, नाम सुना है? यस सर। दिस इज काटसा। अब अमेरिका ईरान पे प्रतिबंध लगा रहा है, उसकी अपनी पॉलिसी है। Yes. ईरान के साथ हम बेहतर अपने तरीके से चल रहे थे, हमारे लिए तेल का बहुत अच्छा चौथा पार्टनर था। पर अमेरिका कहता है कि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ, काटसा के तहत भारत भी ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता हम अमेरिका के पक्ष में, हम अमेरिका के एक तरह से पिछलग्गू, हमारी विदेश नीति की जो स्वायत्तता है वो कहीं खोती जा रही है? इस संदर्भ में विशेष बताइए। सर भारत विकासशील देश है जिसको अपने हितों को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। अमेरिका इस टाइम पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं,
इस रूप में सबसे बड़ा कंट्री है इस टाइम पर, तो निश्चित रूप से भारत को अमेरिका के साथ जाना होगा। तो ईरान के केस में ऐसा ही हो रहा है कि हमने जो वरीयता दी है वो अमेरिका के साथ रिलेशंस को निश्चित रूप से दी है। आपको अपनी विदेश नीति के उस पर ऐसा नहीं लग रहा अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है? नहीं सर, कोई उदाहरण दीजिए। एक सबसे बड़ा उदाहरण जिसकी आपने अभी चर्चा की कि कश्मीर का जो मुद्दा है, निश्चित तौर पे जो राष्ट्रपति हैं वो बार बार मीडिएटर की भूमिका में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्लियर स्टैंड है। अच्छा चलिए, अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। ये सर, डेमोक्रेटिक की तरफ से कौन दावेदार हैं 3? सर मुझे जानकारी नहीं। अरे अच्छा, पहले नंबर पे अभी जो हार्ड आ रहा है, कोई पहला एक जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो लग रहा है कंटेस्ट करेगा? GPS signal lost. कल उन्होंने नाम भी लिया इंडिया में, ट्रम्प साहब ने। सर मेरे को नहीं। जानकारी। अच्छा, प्रश्न मेरा ये है कि तुम्हें कौन लगता है अमेरिका का कौन अगला राष्ट्रपति बने जिससे भारत को, हमारी विदेश नीति को फायदा हो, भारत के हित सधें? जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या लगता है ट्रम्प साहब फिर राष्ट्रपति बने ये ज्यादा बेटर होगा, या डेमोक्रेटिक से कोई आए वो बने तो ज्यादा फायदा होगा? सर अभी के लेवल पर देखा जाए तो जैसे व्यक्तिगत संबंध मोदी जी के और डेवलप हो रहे हैं ट्रम्प जी के साथ में, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ट्रम्प जी का आना बेहतर होगा। उसका कारण ये है कि अभी इस सरकार के भी अगले 4 साल बाकी है, और ट्रम्प का कार्यकाल अगर वे पुनः निर्वाचित होते हैं तो उनका 4 साल भी कार्यकाल भी 4 साल का रहेगा, तो एक बेटर ट्यूनिंग हमें देखने को मिल सकती है। कल पेपर में लिखा कि केमिस्ट्री ऑफ, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, कैन यू डिफाइन व्हाट इज केमिस्ट्री फर्स्ट? व्हाट इज केमिस्ट्री? सर केमिस्ट्री में हम जो कंपाउंड्स होते हैं इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लैब में टेस्ट करके इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इनका अध्ययन करते हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री। और सिंप्लीफाई कर सकते हो? अच्छा, कल कहा गया कि द केमिस्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी एंड ट्रम्प वाज यूनिक। ये क्या होती है केमिस्ट्री इन द, ये क्या होती है केमिस्ट्री? सर रिलेशंस के लेवल पर देखें तो पर्सनल रिलेशन के लेवल पे कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के साथ संबंधों का जुड़ाव और संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ाना, ये केमिस्ट्री मेरे हिसाब से होता है। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस रूम। यस सर। क्या क्या है? या अलग अलग करके हाइड्रोजन एंड कार्बन? सर वाटर है एक तो, H2+O2 से वाटर बना है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें निश्चित रूप से कार्बन भी मौजूद है। तो और जो अभी जो पोल्यूशन का लेवल है तो निश्चित रूप से इस कमरे में पोल्यूशन। अच्छा, पेट्रोल से डीजल अगर हम चेंज करें, हाइड्रोकार्बन कंपोजिशन के हिसाब से कैसे बताते हैं कि पेट्रोल था और ये डीजल था? कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सर पेट्रोल में जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, जबकि डीजल में जो सेचुरेटेड कार्बन होता है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, और डीजल में जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका कंटेंट ज़्यादा होता है। थैंक यू सर। अभी ट्रम्प आए हुए हैं। यस सर। अब इतने देर हम लोग से आपका इंटरेक्शन हुआ है, आप 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर आप इंग्लिश में प्रेसिडेंट ट्रम्प को से हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाइए, ठीक है ना? कैसे करवाएं? क्योंकि आपने स्टेज संभाला है, एंकरिंग आपने की है, तो हम 5 आदमी को ट्रम्प से इंट्रोड्यूस कराना है। शाम को प्रेसिडेंट रेजिडेंस में उनकी पार्टी है, और आप हिंदुस्तान के फॉरेन सर्विस में भी जा सकते हैं। तो इतने देर के तकरीबन आधे घंटे के इंटरेक्शन के बाद से आपने जो समझा, जो देखा, बस हम लोग को इंट्रोड्यूस कराना है, जिससे और हम लोग का इंट्रोडक्शन ट्रम्प के सामने मैटर करेगा, जिस ढंग से आप करवाइएगा, क्योंकि फर्दर निगोसिएशन ये 5 लोग ही करेंगे। तो हाउ यू विल डू दैट? प्लीज़ डू दैट इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस अस इन इंग्लिश, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टाइम। सर 1 मिनट के लिए सोच सकता हूँ? ओके, टेक योर टाइम। थैंक यू। It's very difficult right now. Actually, I'm little bit nervous. Try.
Even then try. Today we have the President of United States of America, Mr. Donald Trump with us. Firstly, we welcome Mr. Donald Trump. That we also thank him to come in India. And now I would like to call Mr. Donald Trump, the President of United States of America, which is superpower of the world. You have to introduce we people to Mr. President. Okay. I have not told you to introduce President Trump to us. You have to introduce we 5 people to Mr. President. Sir, but actually I don't know your names. It hardly matters. You tell him A, B, C, D, E, F. Okay. Mr. President, he is Mr. A. He is Finance Secretary of India. He is Mr. B, and he is a Defense Minister of India. Mr. President, he is Mr. C. I'm just interrupting you. Don't give us portfolio. Just introduce by saying a little bit quality of each person. Introduction is not designation. Designation is a simple part. मैं तुम्हें थोड़ा हिंट कर देता हूँ. 30 मिनट हम लोगों ने आपसे बात की, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता चला होगा. कुछ ओपिनियन बना होगा तो जो भी बात है उस तरह से इंट्रोड्यूस करने की. Sir, for ओके, नो इशू. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. अभी आइए. Thank you, sir.